मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम देखेंगे पैमाने के प्रतिफल। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि उपयुक्त चित्रों द्वारा पैमाने के प्रतिफलों की वर्तमान स्थिति तथा ह्रासमान स्थिति की व्याख्या कीजिए तथा दीर्घकाल में इनकी क्रियात्मकता के कारणों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं पैमाने के प्रतिफल का अर्थ। दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों को समान अनुपात में बदलने से उत्पत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। अर्थात उत्पत्ति के सभी साधनों में एक ही साथ समान अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पत्ति की मात्रा में पर जो प्रभाव पड़ता है उसे पैमाने के प्रतिफलों के नाम से जाना जाता है। यानी उत्पादन के जो साधन है उनको एक अनुपात में, जैसे 1:1 बढ़ाएंगे, 2:2, 3:3, यानी जिस तरीके से उत्पत्ति के प्रत्येक साधनों को एक समान अनुपात में हम बढ़ाते हैं इसके अंदर। अब पैमाने के प्रतिफल की मान्यताएं या विशेषताएं या कहें दीर्घकालीन उत्पादन फलन की विशेषताएं, कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से है, अल्पकाल से नहीं। कि जहां पैमाने के दीर्घकाल की स्थिति में हम उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखेंगे, कुछ को परिवर्तनशील रखेंगे। अतः जो पैमाने के प्रतिफल है उसका संबंध दीर्घकाल से होगा। इनमें उत्पत्ति के सभी साधनों की मात्रा में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात कोई भी साधन स्थिर नहीं रखा रहता। जैसे अभी बताया आपको कि एक अनुपात में, जैसे 1:1 या 2:2 या 4:4, यानी सभी साधनों को एक निश्चित या समान अनुपात में इसमें बदलते हैं। अगली विशेषता है कि उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर मानी जाती है। ये माना जाता है कि जिन उत्पादन के साधनों को हम काम ले रहे हैं उनकी कीमतें स्थिर रहती है। उत्पादन फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कार्यशील माना जाता है। ये माना जाता है कि जो भी फर्म काम कर रही है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति लागू हो रही है। उत्पादन की तकनीकी स्थिर मानी जाती है कि जिस तकनीक से हम उत्पादन कर रहे हैं वो तकनीकी स्थिर रहती है। दीर्घकाल में उत्पादन फलन फर्म के उत्पादन का पैमाना बदलने का अध्ययन है, कि पैमाना बदल जाता है जैसे जैसे 1:1, 2:2, 3:, यानी उत्पादन के सभी साधनों में एक समान अनुपात में हम बदल सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब पैमाने के प्रतिफल के विभिन्न रूप अथवा पैमाने के प्रतिफलों की 3 अवस्थाएं। पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होगी: पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो पहला हम देखते हैं पैमाने के वर्धमान प्रतिफल या पैमाने के वृद्धिशील प्रतिफल, कि जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा में उस अनुपात से अपेक्षाकृत अधिक तीव्र दर से बढ़ती है तो उसे पैमाने के वृद्धिशील प्रतिफल कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत उत्पादन की मात्रा में वृद्धि साधनों के अनुपात में वृद्धि से अधिक होती है। यानी जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे उत्पादन की मात्रा में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होगी। जैसे हमने इस तालिका में बताया कि इधर श्रम और पूंजी की मात्रा, ये कुल उत्पादन, या श्रम और पूंजी में आनुपातिक परिवर्तन और कुल उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ देख रहे हैं श्रम और पूंजी 1 + 1, या 2 + 2, 4 + 4 और 8 + 8। देखिए यहाँ जो उत्पादन में बढ़ा है 10, 10 से 22, 22 से 50, 50 से 125। तो यहाँ हम इसमें साधनों में वृद्धि निकालें कि कितनी बड़ी है। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि 2 - 1/1 × 100। तो ये कितने 100% की। ऐसे निकालें कि 4 - 2/2, तो ये क्या हो जाएगा × 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई 100%। यानी उत्पादन के साधनों में हमने वृद्धि कितनी की है 100%। जबकि उत्पादन की मात्रा में ये वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे 22 - 10/10 × 100। तो ये हमारे पास आएगा 120%। ऐसे हम इसको अगर अगले को निकालें तो 50 - 22/22 × 100, तो हमारे पास आएगा 127.2।
और ये 125, तो 125 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, इससे हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 150। यानी यहाँ उत्पादन के जो साधन है, श्रम और पूंजी, उसमें अनुपातिक जो परिवर्तन हुआ है 100% हुआ है, जबकि उत्पादन की मात्रा में या 120% या 127.2, 150, यानी जितनी हमारे पास साधन की मात्रा में बढ़ा है, उत्पादन की मात्रा में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हुई है, तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल होंगे। इस स्थिति में ये हमारे पास टीपी की जो तालिका बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए 10 से 20 दुगना होता है, तो दुगने से थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 22 ले लिया इसकी जगह। 22 से ये कितने होते हैं, 44, 44 से थोड़ा बढ़ के ले लिया 50, 50 से कितना होता है 100, तो 100 से 125 ले लिया। यानी पहले जो हमारे पास उत्पादन है उसको हमें तालिका में क्या करना है, बढ़ता हुआ लेना है, तो इससे जो आनुपातिक जो वृद्धि होगी वो भी क्या होगी, बढ़ती होगी। तो पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफल है या वर्धमान प्रतिफल है, जिसमें उत्पादन में जिस अनुपात में वृद्धि होगी या उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि होगी, उत्पादन की मात्रा में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। इसका रेखाचित्र देखें, ये पैमाने के वर्धमान प्रतिफल में समोत्पत्ति वक्र रेखाएं और पैमाना रेखाओं की सहायता से देखा जा सकता है। ये हमारे पास है पैमाना रेखा, जो OR रेखा खींची गई, ये समोत्पत्ति वक्र। देखिए हम पैमाने के वर्धमान प्रतिफल अगर हम बनाते हैं, वर्धमान प्रतिफल का रेखा चित्र, ये पैमाना रेखा, तो जो समोत्पत्ति वक्र है उनकी दूरियां क्या करते लाएंगे, कम करते ले जाएंगे। जैसे इतनी दूरी ये है तो इससे थोड़ी कम होनी चाहिए, इसकी उससे कम और उसकी आगे और कम। यानी ये अगर हम दूरियां कम करते ले जाएंगे तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति होगी कि जिस अनुपात में, यहाँ जैसे उत्पादन क्या हुआ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो दुगना तिगुना चौगुना उत्पादन में, जबकि उत्पादन के साधन उससे क्या है, कम अनुपात में बढ़े। देखिए यहाँ जो उत्पादन के साधन, हमारे पास उत्पादन के साधन इतने थे, उन्होंने 10 इकाई उत्पादन, अब उत्पादन के साधन पहले जितने बढ़ाए उससे कम साधन लगाए, जबकि उत्पादन दुगना हो गया, और जबकि उत्पादन के साधनों को दुगने से कम वृद्धि की गई। ऐसे ही उत्पादन की मात्रा तिगुनी हो गई, पर उत्पादन के साधनों में तिगुनी से कम वृद्धि की गई। तो ये क्या होगा कि जिस अनुपात में हमने उत्पादन के साधन बढ़ाए, उत्पादन की मात्रा में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, तो ये पैमाने के वर्धमान प्रतिफल कहलाएंगे। तो हमें इसे इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि OA जो ग्रेटर देन है किससे, AB से, AB ग्रेटर देन है किससे, BC से, BC ग्रेटर देन है किससे, CD से। ठीक है, तो वर्धमान प्रतिफल की स्थिति में ये स्थिति आ जाएगी कि ये दूरियां हमें क्या करते लानी, कम करते लानी है, जिससे वो दर्शाएगा कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधन बढ़ा रहे हैं, उत्पादन की मात्रा में उससे कम अनुपात में वृद्धि होगी। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति में लागत वक्र, देखिए लागत वक्र जो हम यहाँ बना रहे हैं, लागत वक्र जो दीर्घकालीन लागत वक्र है उसको हम इस तरीके से एक रेखा चित्र लेते हैं कि ये LAC वक्र, ठीक है, और इसके ये भाग है हमारे पास, इसके न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ LMC वक्र आएगा। अब हमें पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, तो ये जो घटता हुआ हिस्सा है LAC और LMC का, ये LAC नीचे की तरफ जा रही है, LMC दोनों ही पैमाने के वर्धमान प्रतिफल में क्या होती है, घटती हुई जाती है। जिस बिंदु पर आके हम पैमाने के स्थिर प्रतिफल यानी LAC और LMC को क्या कर देंगे, सीधी रेखा के रूप में कर देंगे, और ये हमारे पास ये ऊपर का भाग क्या आ गया, पैमाने के ह्रासमान या घटते हुए प्रतिफल की स्थिति में LAC भी बढ़ेगी और LMC भी बढ़ेगी। तो यहाँ हमें इसी आधार पर ये बना रखा है कि पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति में ये औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत दोनों ही घटती है, किंतु सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा तीव्र गति से घटती है। यानी घटने में LMC आगे रहेगी। जो अभी आपको वक्र बताया कि LAC वक्र इस तरीके से बनेगा, LAC और LMC वक्र इस तरीके से बनेगा, पर जब ये पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति आती है और घटने का नंबर होता है, तो LMC तीव्र गति से घटती है LAC की तुलना में, और जब बढ़ने का नंबर आएगा तो LMC तीव्र गति से बढ़ेगी LAC की तुलना में। तो बढ़ने में ये क्या होती है, आगे होती है, और घटने में भी आगे होती है। तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति में LAC और LMC वक्र दोनों
घटते हुए होंगे। वर्धमान प्रतिफल के कारण के साधनों की अविभाज्यता के साधनों को, जैसे हम पैमाने के बड़े प्रतिफल पर पैमाना उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में साधनों की अविभाज्यता, जैसे किसी मशीनरी खरीद के लानी है, हमें ज़रूरत है कि 1000 अतिरिक्त उत्पादन करने की और मशीन की उत्पादन क्षमता है मान लीजिए 2000 इकाई, ठीक है। तो विभाजित नहीं कर सकते कि हमें 1000 इकाई के लिए कुछ पार्ट्स दे दो, हमें तो पूरी मशीन लेनी पड़ेगी वो 2000 इकाई। तो जैसे हम बड़े, तो लागत क्या आएगी हमारे पास, कम हो जाएगी। विशिष्टीकरण के लाभ, जैसे हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं तो विशिष्टीकरण, जो जिसमें एक्सपर्ट होगा, जो जिस कार्य में दक्ष होगा उसको उसी कार्य में लगाया जाएगा, तो अपनी अच्छी क्षमता के साथ अच्छा कार्य कर सकता है। तो हमें पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होने के कारण है कि साधनों की अविभाज्यता की विभाजन नहीं किया जा सकता, और दूसरा विशिष्टीकरण के लाभ मिलेंगे कि हम स्पेशली जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, उसको उसी क्षेत्र में लगाया जाएगा। स्टिगलर ने पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों के लिए निम्न 4 कारण बताए। अतिरिक्त क्षमता को नहीं टाला जा सकता, जैसे अभी आपको बताया कि किसी मशीन की उत्पादन क्षमता है 2000 इकाई और हमें उत्पादन की ज़रूरत है 1000 इकाई, तो इस अतिरिक्त क्षमता को टाला नहीं जा सकता, हमें 2000 इकाई उत्पादित करने वाली मशीन ही लेनी पड़ेगी। कई साधनों की इकाइयाँ अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर खरीदे जाने पर सस्ती पड़ती है। जैसे हम किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदते हैं तो उसके भाव ज़्यादा, जैसे हमें ज़्यादा खरीदनी है, 1 किलो का मान लीजिए कोई वस्तु खरीदनी है, जो उसका भाव बताया मान लीजिए उसने 50 रुपये किलो, अगर हमें 5 किलो खरीदनी तो हमें कहना 5 किलो लेनी है, हमें सस्ती दो, तो हम क्या करेंगे, उसकी रेट गिरा देंगे, यानी हमें 40 रुपये किलो लगाओ, 45 रुपये किलो लगाओ, उससे कम सस्ती लगाओ, तो हमें उसका उस वस्तु की कीमत क्या, जैसे बड़े पैमाने पर खरीदते हैं या थोक के हिसाब से खरीदेंगे तो उस वस्तु की अपेक्षाकृत सस्ती पड़ेगी दूसरी से। उत्पादन का पैमाना बढ़ने पर उत्पादन कार्य में विशिष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अभी बताया कि विशिष्टीकरण प्राप्त करना कि जो जिस कार्य में दक्ष होता है उस व्यक्ति को उसी कार्य में लगा दिया जाए, तो उस व्यक्ति को उस कार्य में लगाने से उसकी क्या, वो एक्सपर्ट अच्छी रुचि से काम करेगा जिसमें जिसकी रुचि है, और एक बिना रुचि के काम तो कम करता है। तो विशिष्टीकरण यानी बड़े पैमाने पर ज़्यादा उत्पादन होने से विशिष्टीकरण के आधार पर कि जो जिसमें एक्सपर्ट हो, जिसमें दक्ष हो, उस व्यक्ति को वही काम दे दिया जाता है, तो ज़्यादा काम अच्छा होता है। आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होने के कारण, कुछ आंतरिक बचतें होती है, कुछ बाह्य बचतें होती है। जैसे किसी फैक्ट्री तक जाने के लिए रोड बनवाया, तो एक अगर ट्रक निकालो चाहिए उस पर से 10 ट्रक निकालो बराबर होंगे। लाइट व्यवस्था, रोड व्यवस्था, मैनेजमेंट व्यवस्थाएं, तो ये सारी व्यवस्थाओं का फायदा भी हमें इसमें मिलता है, जिसके कारण से पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं पैमाने के समान प्रतिफल, कि जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने पर यदि उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है तो पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति होगी। यानी जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाया, यदि उत्पादन की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ती है तो पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति होगी। जैसे हमारे पास श्रम और पूंजी, इसको वही एक से दुगना कर दिया, 4 गुना और 8 गुना, या यहाँ करें कि यहाँ से 1 से दुगना, 2 से 4 तो ये भी दुगना कर दिया, 4 से यहाँ 8 ये भी दुगना कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास इनमें उत्पादन के साधनों में कितनी हुई, 100% वृद्धि हुई। अगर उत्पादन की मात्रा को भी 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, तो जिस अनुपात में हमने साधन बढ़ाए उसी अनुपात में उत्पादन, यानी उत्पादन के साधनों में हमने 100% वृद्धि की तो उत्पादन की मात्रा में भी 100% वृद्धि हुई, तो ये हमारे पास पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति होगी। यानी जिस अनुपात में हमने उत्पादन के साधनों को बढ़ाया, उत्पादन की मात्रा में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति, वो समान प्रतिफल की स्थिति होगी। अब हम लेते हैं इसका रेखा चित्र। देखिए रेखा चित्र जो है कि यहाँ पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति में समोत्पत्ति वक्र व पैमाना रेखा द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ अगर हमें ये देखिए पैमाना रेखा है, तो ये वक्र हमें समान दूरी पर लेने, अगर ये समान दूरी पर जो ये दिखाएंगे कि जिस अनुपात में, जैसे यहाँ पर
उत्पादन मान ली 10 इकाई, 20 इकाई, 30 इकाई, 40 इकाई, तो दुगना तिगुना, जैसे हम साधन दुगने किए उत्पादन भी दुगना, तिगुने किए 3 गुने, 4 गुना किया 4 गुना के। जिस अनुपात में हमने उत्पादन के साधनों को बढ़ाया उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ा, तो पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति होगी। अब हम लेते हैं पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति में लागत वक्र। देखिए, पैमाने के समान प्रतिफल की दशा में सीमांत लागत और औसत लागत स्थिर रहती है, तो दोनों बराबर होगी। तो जैसे हमारे पास अगर पैमाने के समान प्रतिफल लेंगे तो ये दोनों रेखाएं ओ एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज आकार की हो जाएगी, यानी सीधी लाइन के क्षैतिज आकार के रूप में होगी। इस स्थिति में समस्त साधनों की इकाइयों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाने पर उत्पत्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती है, तो उसे पैमाने के समान प्रतिफल की दशा कहते हैं। इस स्थिति में पैमाने की, तो यहाँ की बाह्य बस्तें भी प्राप्त नहीं होती, किसी प्रकार की बस्तें नहीं होती इसमें, तो पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति आएगी। अब हम देखते हैं इसमें पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति, कि जब उत्पादन की सभी साधनों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा उसी अनुपात से अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ती है, तो पैमाने के ह्रासमान की स्थिति, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति होगी। अर्थात इसके अंतर्गत उत्पादन की मात्रा में वृद्धि साधनों में आनुपातिक वृद्धि से कम होती है, यानी जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाएंगे, यदि उत्पादन की मात्रा में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है, तो पैमाने की घटते प्रतिफल की स्थिति होगी। जैसे हम उत्पादन के तालिका ले रहे हैं, श्रम और पूंजी, 1 इकाई, 2 इकाई, 4 इकाई और 8 इकाई। अब उत्पादन की मात्रा है कि 10 से दुगना क्या होता है 20, पर 20 से कम कितना कर दिया 18, 18 से कितना होता है 36 दुगना करें तो, पर इसमें 36 की जगह क्या ले लिया 30, 30 से कितना हो गया दुगना 60, 60 से क्या ले लिया कम 45। तो यहाँ उत्पादन के साधनों में तो वही 100% वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादन की मात्रा में हम निकालें तो यहाँ क्या होगा 18 माइनस 10/10 इंटू ये करेंगे 100, तो कितने परसेंट हुई वृद्धि 80%, यानी उत्पादन के साधन कितने बढ़े 100% आनुपातिक वृद्धि हुई, जबकि उत्पादन की मात्रा में 80% वृद्धि हुई। अगर आगे लेते हैं हम इसमें, तो यहाँ 30 माइनस 18/18 इंटू 100, तो यह आ गया हमारे पास 66.6%। तो यहाँ उत्पादन के साधनों में 100% वृद्धि हुई, जबकि उत्पादन की मात्रा में 66.6%, जो 80% से भी कम है, यानी घटते प्रतिफल की स्थिति में जो पहले उत्पादन वृद्धि हुई दूसरी बार उससे भी कम वृद्धि होनी है। और तीसरी बार लें हम इसको 45 माइनस 30/30 इंटू 100, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 50%, यानी उत्पादन के साधनों को हमने 100% वृद्धि की, जबकि उत्पादन की मात्रा में 50% वृद्धि हुई, यानी जिस अनुपात में हमने उत्पादन के साधनों को बढ़ाया उत्पादन की मात्रा में उससे कम अनुपात में वृद्धि हुई, तो पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति होगी। इसका रेखा चित्र लिया हुआ है कि रेखा चित्र यहाँ अगर दूरियाँ देखिए समोत्पत्ति वक्र और इसमें पैमाना रेखा के माध्यम से हम दिखाएंगे इसे, पर यहाँ जो दूरियाँ है देखिए ये दूरी, ये इससे ज़्यादा फिर इससे ज़्यादा, ये दूरियाँ क्या करनी है हमें बढ़ाते ले जाना है पैमाने के घटते प्रतिफल में, कि जहाँ करेंगे 10, 10 से 20, 20 से 30, देखिए साधन हमने इतना लगाया वो 10, ये साधन पहले की तुलना में और ज़्यादा बढ़ाए पर उत्पादन दुगुना ही हुआ, और ज़्यादा बढ़ाए पर तिगुना, चौगुने के लिए और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन हमारे पास है उत्पादन की मात्रा में चौगुनी हुई, यानी हम साधनों की मात्रा में अधिक बढ़ा रहे हैं जबकि उत्पादन की मात्रा कम बढ़ रही है। कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जा रही है उत्पादन की मात्रा में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है, तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति होगी। जो वर्धमान प्रतिफल, समान प्रतिफल और स्थिर प्रतिफल में रेखा चित्र बनाए गए, देखिए वर्धमान प्रतिफल में दूरियों को क्या करना है, कम दूरियों को कम ही करते ले जाना है ऊपर बढ़ते हुए। समान प्रतिफल में दूरियों को क्या करना है, हमें समान दूरी पर लेना है। वक्र जो समोत्पत्ति वक्र है उनकी दूरियां क्या लेनी है, हमें समान लेनी है।
और जो घटते प्रतिफल की स्थिति है उसमें हमें क्या करना है, दूरियों को बढ़ाना है। जो समानुपाती वक्र की जो दूरी है उनको बढ़ाना है, जिससे स्थिति हमारे पास पैमाने के घटते प्रतिफल की आएगी। अब आगे है लागत वक्र। देखिए अभी आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पर पैमाने के जो ह्रासमान प्रतिफल होगा, जिसमें पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल लागू होने पर दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही क्या होगी, बढ़ती हुई होगी। दीर्घकालीन सीमांत लागत दीर्घकालीन औसत लागत की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है, क्योंकि सीमांत लागत जिस अनुपात में बढ़ती है सीमांत उत्पादन उसी गति से कम बढ़ता है। तो आपको ये बताया गया कि जो लागत वक्र है वो हमारे पास कैसे आएगा, LAC, ठीक है, और ये LMC। तो यहाँ हमारे पास ये स्थिति होगी कि इस बिंदु से कि इससे पहले यानी बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति होगी, जिसमें औसत लागत और सीमांत लागत दोनों घटते होंगे, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में तीव्र गति से घटेगी। और बढ़ते प्रतिफल की स्थिति में ये दोनों ही क्या होंगे, बढ़ते भी होगी, औसत लागत सीमांत लागत दोनों ही बढ़ती होगी, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में तीव्र गति से बढ़ती हुई होगी। और जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल है उसमें दोनों OX अक्ष के समानांतर क्षैतिज आकार की होगी। अब पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल के कारण कि इनके इसमें अनेक जटिलताएं बढ़ जाती है। जैसे जैसे लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर उत्पादन शुरू किया जाता है तो कई समस्याएं, कई कठिनाइयां आने लग जाती है, जिससे कि लागतें बढ़ जाती है। प्रशासन की समस्या में वृद्धि होती है कि जैसे जैसे उत्पादन बड़े स्तर पर होगा तो उसके साथ साथ प्रशासनिक समस्याएं, जो व्यवस्थाएं बैठना, प्रबंधक व्यवस्थाएं करना, वो कठिन होने लग जाती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे लागतें बढ़ जाती है। श्रम साधनों की वृद्धि से उनकी क्रियाओं में नियंत्रण एवं समन्वय की कठिनाइयाँ बढ़ जाती है कि श्रमिक क्या होंगे, यहाँ से बढ़ जाएंगे और श्रमिक व्यवस्थाएं बढ़ेगी तो उनके साथ साथ आपस में उनको नियंत्रित करना, उनमें समन्वय बिठाए रखना, ये भी कठिन हो जाता है, जिससे भी लागतें बढ़ जाती हैं। निर्णय लेने में विलंब, अगर छोटे स्तर पर कोई भी उत्पादन कार्य होता है तो उसका निर्णय आसानी से लिया जा सकता है, लेकिन बड़े स्तर पर जैसे ही उत्पादन बढ़ता है तो उसके निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है या निर्णय लेने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे भी लागतें अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। संगठन की कुशलता घट जाती है या अमितव्यताएँ मिलने लगती है कि बहुत सारी अमितव्यताएँ, बहुत सारे खर्चे इसमें बढ़ जाते हैं, जिससे भी लागतें। अतः बड़े उद्योगों में भी एक सीमा के पश्चात अधिक साधनों के प्रयोग से उत्पत्ति अनुपात से कम बढ़ती है, अतः पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल लागू होंगे कि जैसे जैसे बड़े उद्योग होंगे तो उसकी स्थिति के अंदर हमारे पास क्या होगा कि बड़े उद्योगों की स्थिति में अनेक अमितव्यताएँ प्राप्त होगी और जिससे लागतें उसकी बढ़ जाएगी। अब है पैमाने के बदलते प्रतिफल कि उत्पादन का स्तर बदलने के साथ साथ पैमाने के प्रतिफल भी बदलते रहते हैं। किसी भी उद्योग के प्रारंभिक अवस्था में पैमाने के वर्तमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं, फिर समान प्रतिफल और अंत में उसे घटते हुए या ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। यानी कोई भी उद्योग अगर प्रारंभिक उत्पादन कार्य शुरू करता है तो उसे हमेशा ही बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं, उसके बाद उसे समान मिलेंगे और फिर उसके घटने लग जाएंगे। तो हम इसको पैमाने के जो तीनों प्रतिफल है कि बढ़ते प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटते प्रतिफल, तीनों को एक रेखा चित्र पर दर्शा रहे हैं। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है स्थिति कि जैसे आपको ये बताया कि ये दूरियां अगर हम कम करेंगे, समोत्पत्ति वक्र की दूरियां कम करेंगे तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति को दर्शाएगी। ये दर्शाती है कि जिस अनुपात में हम साधन जो बढ़ा रहे हैं उत्पादन की मात्रा में, उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो रही है। यानी साधन तो क्या करते जा रहे हैं, पहले ज़्यादा दूरी थी फिर कम, तो यानी साधन तो हम कम करते जा रहे हैं, कम अनुपात में बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादन उन साधनों से अधिक अनुपात में बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पैमाने के वर्तमान प्रतिफल की स्थिति लागू होगी। फिर हम लेते हैं समान प्रतिफल। तो जब हम इन दूरियों को समान, इस समोत्पत्ति वक्रों को समान दूरी पर खींचेंगे
तो पैमाने के समान प्रतिफल दर्शाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की गई है, उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, तो पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति होगी। तीसरा है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति, कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति में कि ये दूरियां क्या करते ले जानी है, हमें दूरियों को बढ़ाते जाएंगी। पहले कम थी, इससे ज़्यादा की, फिर उससे ज़्यादा की। ये दर्शाती है कि जिस अनुपात में हम साधन बढ़ा रहे हैं, उत्पादन की मात्रा में उससे कम अनुपात में वृद्धि हो रही है, तो पैमाने के ह्रासमान की प्रतिफल की स्थिति होगी। तो पैमाने के 3 प्रतिफल थे, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति